नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे प्यारे भाई की जो कि अपनी धर्म पत्नी, अपने बच्चों से पिछले 20 वर्षों से सेपरेटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 20 वर्षों से ये अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं और उसका कारण सुन करके आप सब भी अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि जब इन भाई ने हमें अपना दुखड़ा सुनाया, अपना दिल का हाल हमें सुनाया, तो हम भी इस बात को सुन करके स्तब्ध हो गए थे। दोस्तों, वह कारण है कि यह जो भाई हैं, अपना विवाह हो जाने के शुरुआती दौर के अंदर ही कुछ वर्षों तक तो इनका रिश्ता थोड़ा ठीक रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इनकी धर्म पत्नी ने इनके साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस करना शुरू कर दिया था। जी हां दोस्तों, लगभग 6.5 फीट के ये भाई हैं और ये भाई तो ऐसा बताते हैं कि इनकी जो वाइफ है वो एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर की महिला थी और उनको जैसे इनके साथ वो रहती थी, ये उनको कहते कुछ नहीं थे, ये बताते हैं कि मैं बहुत ही शांत नेचर का हूं, लेकिन इनकी पत्नी को ऐसा लगता था कि जैसे वे इनके साथ किसी जेल के अंदर रह रही हैं। और जब तब ये बताते हैं कि इनकी धर्म पत्नी को ऐसी आदत थी कि वे इनको कुछ भी, मतलब उनका जैसे बुद्धि थोड़ी सी वो डिस्टर्ब होती थी तो वो इनके ऊपर हाथ उठा देती थी, जब तब इनको थप्पड़ मार देती थी। जी हां दोस्तों, ये भाई बताते हैं कि सोते हुए बिस्तर के ऊपर ठंडा पानी गिरा करके इनको उठा देती थी और भी नित्य नए रोज किसी ना किसी बहाने से इनके साथ कलेश करती रहती थी। और मतलब कुछ ऐसा था कि जैसे इनकी बीवी ने ठान रखी हो कि मुझे इस आदमी को परेशान करना है। अंदर ही अंदर उन्होंने विवाह तो कर लिया था, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा इनके प्रति नफरत थी। ये भाई बताते हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी से कई बार बात करने का प्रयास किया कि अरे भाई, कोई समस्या है, मुझे बताओ तो सही कि मैंने क्या गलती करी है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो, क्यों, क्या ये अच्छा लगता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा करती हो? छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, वो भी इस चीज को देख करके डिस्टर्ब होते होंगे, तुम्हारी समस्या क्या है? तो ये बताते हैं कि इनकी धर्म पत्नी ने कभी भी इनको खुल करके कुछ नहीं बताया कि उनको दिक्कत क्या है। और ये जो भाई हैं, ये बताते हैं कि ये जो इनका, जब इनका विवाह हुआ था तब ये अमेरिका के अंदर रहा करते थे, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनकी इसी नौकरी को देख करके, मतलब बच्चा अच्छे से सेट है, बैकग्राउंड अच्छा है, इसी चीज को देख करके इनकी धर्मपत्नी का विवाह इनके साथ कराया गया था। तो धर्मपत्नी वहां तो आ गई और आने के बाद वो भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन शुरू के 4-5 वर्ष तक कुछ ऐसा था कि उनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ होता होगा। अब ये तो वहां पे काम कर ही रहे थे, इनकी कंपनी की वजह से इनको नौकरी मिली हुई थी, लेकिन इनकी पत्नी को काम नहीं मिल रहा था। तो जब तक ये बताते हैं कि इनकी धर्म पत्नी को वहां पे काम नहीं मिला, यानी इनके विवाह के शुरू के 5 वर्षों तक, तब तक इनकी धर्मपत्नी बिल्कुल ठीक रही। ये बताते हैं कि तब भी इनका रिश्ता मिठास वाला नहीं था, इनको लगता था जैसे अंदर ही अंदर वो कुछ कुड़ रही हैं या अंदर ही अंदर वो कुछ डिस्टर्ब रहती हैं, और ये उनसे पूछते थे तो वो कुछ बताती भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनकी जो पत्नी है, उनकी जो परिस्थिति है वो चेंज हुई, 5 साल बाद उनके डॉक्यूमेंट बन गए और अमेरिका के अंदर उनको भी नौकरी मिल गई। तो यह बताते हैं जिस दिन इनकी पत्नी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए, उनको नौकरी मिली, उस दिन से उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। और कुछ ही समय में, जैसे पहले मुंह से झगड़ा करना शुरू किया, फिर 1 आध महीने के अंदर उन्होंने इनके ऊपर चीजें फेंक के मारना शुरू कर दिया। फिर जब तक, जैसे मान लो दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं, अचानक से कुछ उनके मन में आएगा और खींच के एक चांटा इनको मार देंगी वो। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें थी जो कि बढ़ने लगी और शुरू शुरू में इन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन अच्छा, एक और चीज है, ये बताते हैं कि उन्होंने जितना भी पैसा कमाया, अब भाई बताते हैं कि अमेरिका के अंदर 16-16, 18-18 घंटे इंसान को काम करना पड़ता है। मतलब अपने आप को पूरी तरह से घिसना पड़ता है अपनी जीवन को बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अच्छे भविष्य को बनाने के लिए पूरा अपने आप को झोंक देना होता है। और इसके अंदर जो रेंट होता है घर का, और इन सब, ये बहुत एक्सपेंसिव ही कहते हैं कि अफेयर था। तो ये बताते हैं कि इनकी पत्नी की नौकरी लगने के बाद एक बार भी
एक बार भी कभी उनकी पत्नी ने अपनी तनख्वाह घर में नहीं दी। उनकी पत्नी जो कुछ कमाती थी वह भारत में अपने माता पिता के पास भेजती थी। अब इसमें भाई बोलते हैं कि चलिए ये भी मैं समझता हूं कि देखिए किसी के बूढ़े माता पिता हैं, वो कन्या है तो क्या हुआ, अगर वो चाहती है तो अपने माता पिता को सपोर्ट कर सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बताते हैं कि जो इनकी धर्म पत्नी के माता पिता हैं वो अच्छे वेल ऑफ हैं, उनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि पैसा उनके पास आए। जैसे कुछ होते हैं ना, माता पिता गरीब होते हैं या कुछ समस्या होती है तो बेटियां मदद करती हैं, तो ये बताते हैं वैसा कोई केस नहीं था। तो ये कुछ ऐसी थी कि तुम्हारे साथ हो तो सब कुछ तू करेगा, और इनके साथ वो सब कुछ भी होता। तो ये बताते हैं कि मैं परेशान होकर के, इनकी अपनी पत्नी से परेशान होकर के इंडिया आ गया कि भैया जब तुमने यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है तो मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो बताते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ करके इंडिया आ गए। इनके साथ इतना बुरा हो रहा था। जब ये इंडिया आए तो ये बताते हैं कि 1 महीना बाद इनकी वाइफ और इनके बच्चे भी वहां से इंडिया आ गए, सब कुछ वाइंड अप करके। लेकिन इनकी वाइफ और इनके बच्चे उसके बाद कभी भी इकट्ठे नहीं हुए। ये बताते हैं फिर उसके कुछ समय बाद कुछ इनका ऐसा केस हुआ कि ये वापस अमेरिका गए। अच्छा, एक और बहुत ही वो चीज़ है, ये बताते हैं कि जब मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके इंडिया आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी ने किसी प्रकार का कोई काला जादू मेरे ऊपर करा दिया था, कोई भूत प्रेत बाधा मेरे ऊपर भेज दी थी। क्योंकि ये बताते हैं कि उनको छोड़ के आने के बाद जब ये वापस अमेरिका गए, अच्छा वो लोग इंडिया आ गए अब इनके पीछे पीछे, उसके बाद ये दोबारा अमेरिका चले गए, फिर वो लोग कभी अमेरिका वापस नहीं आए। जब ये अमेरिका गए और ये अकेले वहां पे रहे तो ये बताते हैं कि इनको कुछ भी समझ में आना बंद हो गया। ये बताते हैं कि इनका माइंड, जो ब्रेन है ना, जैसे ब्लॉक सा हो गया। इनको कुछ समझ में ही नहीं आता था कि इनको जीवन में क्या करना है, नौकरी पे जाना है, कब उठना है, कब नहीं करना है। इनको किसी चीज का कोई भी इनको होश नहीं था। ये बताते हैं उसके बाद ये फिर वापस भारत आए अपने माता पिता के पास कि ये मुझे पता नहीं क्या हो गया है, कैसे हो गया है। तो इनको किसी ने बताया कि तुम्हें जो है बालाजी जाना चाहिए, कुछ ऐसा वो है। अच्छा, ये एक और चीज बताते हैं कि अपने बीवी बच्चों से अलग हो गए थे, लेकिन ये बातचीत आपस में किया करते थे। इनको ये था कि साथ में नहीं रहेंगे भैया, झगड़ा वगड़ा होता है तो खर्चा वर्चा ये देते रहते थे, लेकिन साथ नहीं रहते थे। तो ये बताते हैं कि जब इनको ये रिकमेंडेशन मिला कि ये जो तेरा पूरा मेंटल ब्लॉक है, एक बार बालाजी होकर के आ, लगता है तेरे ऊपर कोई साया है। दोस्तों, ये बात सुनकर के हमें चिल्स आ गए थे, लिटरली चिल्स। जब उन्होंने बताया तो ये बताते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को फोन किया और उन्होंने बोला कि मैं परेशान चल रहा हूं, तो मैं निवारण कराने के लिए मैं बालाजी जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे ही इन्होंने अपनी पत्नी को बोला मैं बालाजी जा रहा हूं, ये बोलते हैं कि इनकी पत्नी ने एक अजीब सी आवाज में इनको रिप्लाई दिया कि तू बालाजी नहीं जा सकता। इस तरह से इनको फोन पे बोला। और ये बोलते हैं कि जैसे ही उसने ऐसा बोला, मैं तो पूरा घबरा गया। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि भैया मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब इसने बोल दिया पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना ही है। ये बताते हैं उसी दिन इन्होंने अपना अरेंजमेंट किया और ये जाकर के बस में बैठ गए और फिर सीधा मतलब ये इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। बालाजी पहुंचे। ये बताते हैं कि वहाँ गए, वहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो बालाजी हैं उनकी मूर्ति तक को नहीं देख पाए, इनको याद भी नहीं है कि बालाजी में इनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये वहाँ गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं। तो ये बताते हैं कि जैसे ये वहाँ से वापस आए तो ये जो पूरा इनके ऊपर ये जो असर था वह खत्म सा हो गया। ये बताते हैं उसके बाद जीवन के अंदर मैं कभी भी उस रीति से परेशान नहीं रहा, लेकिन तब तो मुझे दृढ़ निश्चय हो गया इस चीज का कि मेरी धर्म पत्नी को मुझसे कोई दिक्कत है और मैं इसके साथ अब नहीं रह सकता। तो दोस्तों, ये अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे कि इनका अपनी धर्म पत्नी से क्या हिसाब किताब है पूर्व जीवन का। इसी के साथ साथ दोस्तों ये बताते हैं कि इनके अपने परिवार के अंदर ये 2 भाई हैं और इनकी पुश्तैनी जायदाद बहुत ज्यादा है। अब ये बताते हैं कि हमेशा से ये ज़्यादा चीज़ों की परवाह करने वाले व्यक्ति नहीं हैं और अपने इसी नेचर के चलते, क्योंकि ये बहुत इजी गोइंग व्यक्ति हैं, ये बताते हैं। और ये बताते हैं कि भैया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं लाखों रुपए कमाता हूँ महीने के और हमेशा से ऐसे ही पैसा मैं कमाता आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि जितना मेरी ज़रूरत है उससे पहले से ही बहुत ज़्यादा मुझे परमात्मा ने दिया हुआ है। इसलिए इनके बच्चे भले ही साथ ना रहते हों, लेकिन उनकी कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली, चाहे उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो,
उनके कपड़े लत्ते किसी भी चीज़ की, या इनकी धर्मपत्नी की जो इन्होंने पूरी ना की हो। इन्होंने बोला कि अलग रहते हुए भी मैं हमेशा से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता आया हूँ और उसके बाद भी मेरे पास बहुत पैसा बच जाता है। लेकिन ये बताते हैं कि इनका जो छोटा भाई है, छोटा भाई बहुत ही जैसे एक काइया किस्म का इंसान है। वो कुछ भी काम करके राजी नहीं है और इनकी जो पूरी पुश्तैनी जायदाद है, इनके छोटे भाई का केवल यही दिमाग चलता है कि इस जायदाद को मैं अपने नाम पर कैसे लिखवा लूं। दोस्तों, इन्होंने अपने किसी पुश्तैनी जगह का नाम बताया था जहां पर ये बोलते हैं कि इन दोनों भाइयों के पास 100 दुकानें आती थी। इनकी जायदाद में 100 दुकानें आती थी। एक बहुत बड़ा कोई हवेली या कोई बंगला टाइप भी कोई ऐसी जगह आती थी इनके उसके अंदर, जो कि इनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी माता जी को फोर्स करके इनके छोटे भाई ने सारी अपने नाम पे लिखवा ली हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि उनके भाई कुछ ऐसा भी करते रहते हैं कि इनके जो बैंक के खाते हैं उनके बारे में जानकारियां निकालते रहते हैं कि इनके पास कितना पैसा पड़ा है। कुछ कुछ दिमाग लगाते रहते हैं कि पैसा मेरे पास आ जाए। और भी ये बताते हैं कई सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो यही ही कोशिश करते रहते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी करके सब कुछ उनके नाम पे हो जाए। ये बताते हैं कि इनके छोटे भाई से और ज्यादा तेज जो हैं इनके छोटे भाई के एक बेटे हैं। ये बताते हैं कि इनके छोटे भाई तो ऐसे काइया किस्म के इंसान हैं ही, जिसको काम धंधा कुछ नहीं करना है, बस प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए, बस लालच से वो भरे हुए हैं। ये बताते हैं कि उनके छोटे भाई से भी आगे हैं उनके छोटे भाई का बेटा, वो बेटा भी इसी चीज के अंदर है। और जो इनका छोटा भाई है वो अपने बेटे से डरता है क्योंकि उनका बेटा इनके वो इस फिराक में रहता है, इनका मतलब भतीजा, कि मैं अपने पिता के सिग्नेचर सीख लूं या पासवर्ड क्या है वो सीख लूं और वो पैसा निकाल करके मतलब उड़ाते रहते। तो ये बताते हैं कि इनके छोटे भाई और इनके जो भतीजे हैं वो अलग अलग प्रकार के नशों में पड़े हुए हैं और मतलब उनका जीवन केवल यही है, केवल लालच है उनका, और कोई भी चीज़ जो है उनके जीवन के अंदर उनको लिए मायने नहीं रखती है। उनको केवल यही मायने हैं उनके जीवन के, उनको सब कुछ उनके नाम पे चाहिए। ये बताते हैं दोस्तों कि इनको ऐसा कोई समस्या नहीं है, उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली है, लेकिन इनको कोई लालच नहीं है। ये कहते हैं कि उन्होंने करा ली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही कितना जीना है। लेकिन वो बताते हैं कि वो लोग इनको जो है डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं इसी की वजह से। अच्छा, इसी के साथ साथ इंदन भाई ने ये भी बताया था कि इनके छोटे भाई को इन्होंने काफ़ी पाला भी है। ये बताते हैं कि अमेरिका के अंदर इनके छोटे भाई इनके पास रहने आए तो 9 वर्षों तक इन्होंने उनको अपने साथ रखा, उनका एक एक खर्चा उठाया। लेकिन फिर भी इनके भाई के मन में इनके लिए बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। इनके प्रति अगर कुछ है तो केवल और केवल लालच और नफरत। तो दोस्तों, अपने पीएलआर के माध्यम से ये भी जानना चाहते थे कि ऐसे क्रिमिनल माइंड का छोटा भाई और भतीजा इनको क्या क्यों मिला, उनसे इनका पूर्व जीवन का क्या संबंध है। दोस्तों, इन रिश्तों को एक्सप्लोर करने के लिए हमने इन भाई का पीएलआर किया और अपने पूर्व जीवन के अंदर जो जन्म इन्होंने देखा उसके अंदर ये अपने जो भी इनका हिसाब किताब है उसके बारे में ये पता कर पाए थे। दोस्तों, पीएलआर इनका पूर्व जीवन जो है उसमें क्या हुआ वो सब कुछ भी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे सुजाता विजय जी का, जिन्होंने हम शाउट आउट दे रहे हैं सुजाता विजय जी को, जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, आप भी अगर चाहें तो हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। सुजाता विजय जी, आप हमारे चैनल के मेंबर बने हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं और आभार आपके लिए व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। उस बटन का इस्तेमाल करके आप भी चैनल के एक मेंबर बन सकते हैं और हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं पूर्व जीवन की कहानी की तरफ। दोस्तों, पूर्व जीवन के अंदर जो पहला दृश्य इन भाई ने देखा उसके अंदर ये बताते हैं कि मैं देख रहा हूं कि ये एक बगीचे के अंदर खड़े हैं। जी हां दोस्तों, एक बगीचा है जो कि बहुत ही सुंदर है। जब हम इनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं दिखने के अंदर, तो ये बताते हैं कि मैं एक बहुत ही लंबे चौड़े
पुरुष के रूप में अपने आप को देख रहा हूं। जब ये अपने कपड़ों की तरफ देखते हैं तो ये बताते हैं कि मेरे कपड़े मैंने कुछ ऐसे पहने हुए हैं कि जैसे कपड़े के अंदर ही सोना जड़ा हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, ये बताते हैं कि लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो डिजाइनिंग मेरे कपड़ों के ऊपर की गई है वो डिजाइनिंग रियल गोल्ड की है। धागा भी जो है वो असली सोने का धागा है। तो हम इनको पूछते हैं कि और क्या है, तो ये बताते हैं कि एक बहुत ही लंबी तलवार इनको नजर आ रही है जो कि इनके पास है। नीले रंग की शेरवानी है जो इन्होंने पहनी हुई है। ये बताते हैं कि कोई महल है, उसके बाहर के गार्डन के अंदर खड़े हैं और वहां पर इनको बहुत सारे मोर नजर आ रहे थे। तो ये बताते हैं कि बहुत ही मंत्रमुग्ध सा कर देने वाला दृश्य है, बहुत ज्यादा सुंदरता है यहाँ पर। ये महल, ये बगीचा बहुत ज्यादा सुंदर है। जब हम इनसे पूछते हैं कि भैया आपका क्या इस महल से संबंध है, तो ये बताते हैं कि मेरे को जो अथॉरिटी फील हो रही है, मैं यहां का सब कुछ हूं। हम इनसे पूछते हैं कि सब कुछ हो का मतलब क्या है, तो कहते हैं मुझे लग रहा है कि मैं राजा हूं और ये मेरा राज्य है और सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है और सबको मेरे हिसाब से चलना पड़ता है। जब हम इनसे फर्दर पूछते हैं कि आप देखिए यहां पे और कोई है, तो इनको आसपास ये कहते हैं कि मैंने ताली बजाई है और मैंने ताली बजाई है तो मेरे बहुत सारे सेवक यहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। अच्छा दोस्तों, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी, ऐसा पहली बार हमारे पीएलआर्स में हुआ है। ये भाई बताते हैं कि इनके जो सेवक आकर के खड़े हो गए, उन सभी सेवकों का एक ड्रेस कोड है। सेवकों के सर पे इन्होंने बताया कि एक लाइट ब्राउन कलर की टर्बन है यानी पगड़ी है। उन्होंने सर के ऊपर भूरे रंग की पगड़ी पहनी है और जो धोती है उनकी धोती भी लाइट ब्राउन कलर की है और ऊपर जो कुर्ता है वो व्हाइट कलर का है। तो सिर पे पगड़ी ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन, फिर व्हाइट कुर्ता और लाइट ब्राउन कलर की धोती। तो ये बताते हैं कि ये यहां का मुझे लग रहा है कि ड्रेस कोड है, सभी सेवकों ने यही ड्रेस पहनी हुई है। इससे पहचान लिया जाता है कि ये सब लोग जो है सेवक हैं। ये बताते हैं कि ये सब लोग मुझे राजा साहब कह करके पुकार रहे हैं और इनकी लंबी लंबी मूछें हैं। जब हमने इनसे पूछा कि कहाँ के राजा हो भाई, तो इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इन्होंने बोला कि जगह का जो नाम माइंड में आ रहा है या तो वो जोधपुर है या फिर वो जौनपुर है। और दोस्तों जो इन्होंने विवरण बताया था उस जगह का, उससे थोड़ा सा हमारे को ऐसी फीलिंग है कि जौनपुर नहीं है, जोधपुर है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो इनका महल है वो पहाड़ों में बना हुआ है। इनका एक पैलेस है जो कि पहाड़ों में है और जब हमने ऑनलाइन सर्च किया तो जोधपुर के अंदर पहाड़ जो है नजर आ रहे हैं और पहाड़ों में शायद कुछ पैलेस, कुछ किले बने भी हुए हैं। तो जोधपुर के अंदर कोई किला है जिसके अंदर ये हैं और वहां के ये राणा हैं, वहां के ये राजा हैं। इनको ऐसा नजर आया। थोड़ा और इनके परिवार के बारे में जब हमने एक्सप्लोर किया तो ये बताते हैं कि इनकी 3 रानियां हैं, 3 रानियां हैं। और हमने इनसे थोड़ा ऐसा पूछा कि भी तीनों रानियों को अपने सामने बुलाओ, तो इन्होंने देखा कि 3 रानियां थी। तीनों रानियों की जो उम्र है, जो एज डिफरेंस है वो काफी ज्यादा था। सबसे छोटी जो रानी है वो 20 वर्ष की आयु की थी। उससे बड़ी जो रानी थी वो लगभग 30 वर्ष की आयु की थी और जो सबसे बड़ी जो इनकी रानी थी यानी कि जो पाटवी रानी थी वो लगभग 40 वर्ष की आयु की इनको नजर आ रही थी। और इनका जो अपना भी एज था, इन्होंने जो बताया था, शायद 40 या 45 वर्ष की आयु के ये खुद भी थे। बाकी एक बहुत ही विचित्र चीज थी जो इन्होंने बोली। विचित्र तो नहीं है, खैर आई थिंक ये ऐसा ईगो और ये होता ही था पहले के कुछ राजाओं के अंदर। तो बार बार अपने पीएलआर के दौरान कम से कम इन भाई ने 25-30 बार ये बात को रिपीट किया होगा। इन्होंने बोला कि मुझे ना सब लोग कीड़े मकोड़े से नजर आ रहे हैं। हमने इनसे पूछा कीड़े मकोड़े का क्या मतलब है। इन्होंने बोला हाँ, किसी की भी कोई बिसात नहीं है, यहां पर सिर्फ मैं ही मैं हूं। इन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें जैसे हमने इनको बोला था कि नौकरों को बोलिए कि रानियों को बुला करके लाएं, तो इसमें उन्होंने आदेश दिया कि जाओ मेरी रानियों को बुला करके लाओ। तो ये बताते हैं कि इनके सारे जो 10 के 10 नौकर हैं वो दौड़ करके गए रानियों को मेरा आदेश बताने के लिए। तो इन्होंने बताया कि ये दौड़ करके जा रहे हैं ना, मुझे कीड़े मकोड़े से लग रहे हैं। हमने इनसे पूछा क्या सचमुच में कीड़े मकोड़े? कहते वो नहीं है, तो इंसान, लेकिन जो भाव है ना मेरे मन में, मुझे ये कीड़े मकोड़े से घूम रहे हैं। ये
मेरा इतना ऊंचा कद काठी है। ये कहते हैं मैं एक अपने आप को एक अल्फा मेल के रूप के अंदर देख रहा हूं और मैं अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कीड़े मकोड़े हैं और कुछ नहीं है। तो ये बात इन्होंने कई बार रिपीट करी। फिर ये बताते हैं कि भाई तीनों रानियां हैं। आगे हम इनको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए बोलते हैं रानियों का स्वभाव कैसा है क्या नहीं है। तो ये बताते हैं कि जो दो छोटी रानियां हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं भैया, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। वो एक दूसरे के साथ खेलती भी हैं, वो खेल कूद करती हुई थोड़ी मस्ती करती हुई इनको नजर आ रही हैं, कुछ ऐसे दृश्य इनको याद आ रहे थे। लेकिन ये बताते हैं कि जो सबसे बड़ी रानी है, सबसे बड़ी रानी जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ रही है इस बात से कि ये दो छोटियां रानियां उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने इनसे जब एक्सप्लोर करने के लिए कहा तो इन्होंने देखा, अच्छा ये भी टैक्टिक होती है कि आप आत्मा को पहचान सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि कौन है ये। तो जो सबसे बड़ी रानी है, जब ये उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनकी आंखों के अंदर ध्यान से देखते हैं, तो ये बताते हैं कि जो सबसे बड़ी रानी है वो इनकी इस जीवन की धर्म पत्नी है, जो मुझे उसके चेहरे पे नाराजगी नजर आ रही है। जब अब इनको पूछते हैं कि भाई नाराजगी नजर आ रही है तो क्या नाराजगी है, तो ये बोलते हैं कि नहीं, ये किसी चीज को लेकर के नाराज है। और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद ये बताते हैं कि ये इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने और शादियां कर ली हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भैया आपने और शादियां क्यों करी, तो ये भाई ऐसा बताते हैं कि मैंने और शादियां इसलिए करी हैं क्योंकि मैं कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। अभी अमूमन तौर पे क्या होता है, कई राजा होते हैं उनको पॉलिटिकल मैरिजेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, वो चाहते नहीं हैं लेकिन पॉलिटिकल मैरिजेस होती हैं क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की रक्षा करनी होती है। ये सब तो हम ऐसा कुछ सोच रहे थे, लेकिन हमने इनसे बोला तो ये बहुत ही जैसे जैसे जब ये पहले अपनी परिस्थिति बता रहे थे और जब पीएलआर में थे, ये ना दो अलग अलग लोग फील हो रहे थे, मतलब भावना बदली हुई थी बिल्कुल। तो इन भाई ने बताया मैंने इसलिए करी क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं एक अल्फा मेल हूं। ये बताते हैं कि मैं ना बहुत ही खुश मिजाज और बिंदास टाइप का आदमी हूं और मेरे को थोड़ा जो है इनके साथ खेलना पसंद है। एक बहुत ही अभद्र सी बात इन्होंने ये बात हमारे को बोली सेशन के दौरान कि खेलना पसंद है। तो थोड़ा और जब हमने पूछा तो फिर इन्होंने बताया कि जो जो दो छोटी वाली रानियां हैं वो रानियां कम हैं, वो थोड़ा कीप टाइप की हैं, जिनको ये लेकर के आए हुए हैं। वो किसी राज परिवार से भी नहीं है, बस ये जैसे कहीं थे वो पसंद आ गई और वो ले आए, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरी रानी है या तीसरी रानी है, वो इसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं कि भैया वो रानी बन गई हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई उनको तो मैं खेलने के लिए लाया हुआ हूं और उनसे मेरी कोई संतान भी नहीं है। जो संतान है वो बड़ी रानी से ही है, और बड़ी रानी का जो रोल है वो संतान पैदा करने के लिए है और मौज मस्ती करने के लिए इनके लिए जो है छोटी रानियां हैं। इस प्रकार से जो है इन्होंने खुद को देखा। इन्होंने कहा कि भैया मैं अल्फा मेल हूं, और यहां पे इन्होंने फिर रिपीट किया कि मुझे सब लोग कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं, ये इनकी कोई बिसात नहीं है, कोई मेरे सामने कुछ कर नहीं सकता है। और हमने इनसे पूछा कि भाई जो सबसे बड़ी वाली रानी है भाई वो पसंद नहीं है, तो उसने कुछ किया, तो वो बताते हैं वो कुछ कर ही नहीं सकती। ये कहते हैं मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को कोई औकात नहीं है, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जब हमने इनसे थोड़ा पूछा तो इन्होंने 1500s या 1600s का टाइम बताया था कि उस समय पे इनका जो है राज्य था जोधपुर के अंदर। 1500 के या 1600 के समय के ये कोई वहां के राजा थे। ये भी एक बात जो है सामने आई थी। आगे फिर इनको हमने फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए बोला, तो इन्होंने अपना एक राज्य दरबार देखा। राज दरबार के अंदर इन्होंने बताया कि एक कुबड़ा है मेरे साथ। तो हमने इनसे पूछा कुबड़ा है, तो कहते हैं हाँ एक कुबड़ा आदमी है यहाँ पे, और ये कुबड़ा आदमी जो है ये ना मेरे कान भरता है और मुझे प्रेरित करता है कि मैं गलत मलत उल्टे सुलटे डिसीजंस लूँ अपने राजपाट के अंदर, अपने राज दरबार के अंदर। तो अब इनसे पूछते हैं कि भैया आप इसकी बात सुनते हो, तो कहते हैं कि मैंने बीच में इसकी बात सुननी शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। इसकी ये कह रही अच्छा वो कुबड़ा है, तो कह रहे इस वजह से ये मुझे कीड़ा मकोड़ा सा नजर आता है कि क्या आकर के मेरे कान भर रहा है, तू जा यहाँ से।
ऐसा करके। तो इनको एक ऐसा दृश्य नजर आया कि वही कुबड़ा व्यक्ति है, वो राज दरबार के अंदर आया और राज दरबार के अंदर इन्होंने उसको धुतकार करके जो वहां जो राज्यसभा है वहां से निकाल दिया, जैसे थूकते हैं किसी के ऊपर, ऐसे भाव से इन्होंने उसको झटका और उसको भगा दिया कि मेरी राज्यसभा के अंदर तू मुझे नजर नहीं आना चाहिए, तेरी शक्ल तक मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कह करके। हमने इनसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों है, तो कहते वो कुबड़ा ना मुझे पसंद ही नहीं है। हमने फर्दर बोला तो इन्होंने बताया कि मतलब एग्जैक्टली कुबड़ा नहीं है, मतलब उसके ना कोई, उसके शरीर में ना विकृति है, उसका शरीर नॉर्मल नहीं है, थोड़ा वो झुक करके चलता है, टेढ़ा मेढ़ा सा शरीर है। जब हमने पूछा कि भाई उससे आपका रिश्ता क्या है, थोड़ा आप एक्सप्लोर कीजिए, तो उससे जब इन्होंने रिश्ता देखा तो इन्होंने बताया कि इनके चाचे का या शायद इनके ताए का लड़का है वो, और वो जो चाचे या ताए का जो लड़का है शायद वो विकृत है, इस वजह से शारीरिक रूप से वो कमजोर है, शायद इस वजह से उसको ये राजपाट नहीं मिला है, शायद उसका भी कोई हिस्सा है राजपाट के अंदर, जैसे शायद उसको मिलना था लेकिन उसको नहीं मिला और इनको मिल गया, क्योंकि ये बहुत वहां पे भी खुद को अच्छे खासे लंबे चौड़े 6.5 फुट के आदमी के रूप में देख रहे थे, बहुत ही बलशाली हैं, बहुत ज्यादा रोब है, ये देख रहे हैं। तो ये कहते हैं कि वो है और उसके मन में शायद यही चलता रहता है कि मुझे नहीं मिला, तो वो कुछ कुछ ऐसा करता रहता है कि मैं गलत निर्णय लूं। और फर्दर ये बताते हैं कि उसको ना अंदर ही अंदर इस बात का गम है कि शायद एक तो उसको राजपाट मिला नहीं है, उसको कोई हिस्सा नहीं मिला उसकी, और जो उसको इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत मैं नहीं देता हूं उसको। ये बताते हैं मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो जहां इनको दिखता है वहां उसको भगा देते हैं। अच्छा, यहां इनको कैसे पता चला कि वह इनका कोई चचेरा या ताऊ का लड़का था, चचेरा भाई था, ऐसा कैसे पता लगा? इन्होंने बताया कि वो है तो विकृत सा, विंगा टेढ़ा सा, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हुए थे, कपड़ों की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल इनके जैसी थी, जैसे इनके कपड़े ना, वो सोने के धागे वाले कपड़े, और वो कह रहे कपड़े उसने बिल्कुल ऐसे पहने हुए हैं। तो वहां से मुझे समझ में आ गया कि भैया राज्य सदस्य ही है और इनका जो है वो है। जब उनको इन्होंने थोड़ा देखा, जब उनको पहचानने का प्रयास किया गया, तो वहां इनको नजर आया कि आज जो इनके भाई हैं, जो इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा छीनने पे आमादा हैं, वो वही चचेरे भाई थे या ताऊ के इनके लड़के थे, जिसको ये समय समय पर जब इनको वो नजर आता था उसको धिक्कार देते थे, उसके ऊपर जैसे उसके मुंह पे थूक देते थे, उसको राज्यसभा से बाहर निकाल देते थे बेइज्जत करके। वही व्यक्ति जिसको बार बार बेइज्जत किया जाता था, जो इनको कीड़ा मकोड़ा नजर आता था, वही व्यक्ति इनके इस जीवन के अंदर इनका सगा भाई बनकर के आया, जो कि इनकी जो भी पुश्तैनी जायदाद है उसको हड़प कर लेना चाहता है। उसको और कुछ नजर नहीं आता, उसको यही नजर आता है कि मैं जायदाद को कैसे हड़पूं। दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो वहां पर नजर आया था, और वह कैरेक्टर था, ये बताते हैं कि जब मैं गार्डन के अंदर घूम रहा हूं तो ये बताते हैं कि वैसे ही हल्के भूरे रंग की पगड़ी पहना हुआ, सफेद कुर्ता पहना हुआ और भूरे रंग की धोती पहना हुआ एक और व्यक्ति इनको नजर में आ रहा है, जो कि एक नौकर है। और ये बताते हैं कि वह नौकर छुप छुप के इनकी बातें सुनने का प्रयास करता रहता है, या जब भी जैसे कहीं अलग अलग डिस्कशंस होते हैं, इनका अपना मंत्रिमंडल होता है, उससे डिस्कशन करते हैं, तो किसी ना किसी बहाने से वहां आ जाता है, सेवादार को बुलाते हैं, तो वहां पे अपनी जैसे उसकी ड्यूटी सी लग जाती है। तो ये बताते हैं कि वहां पे एक नौकर है जो कि इनकी बातें सुनने का प्रयास करता रहता है, इनके भेद वे उसी कुबड़े चचेरे भाई को पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। ये बताते हैं कि नौकर भी बड़ा काइया किस्म का मुझे नजर आ रहा है, नौकर भी बहुत लालची है, और जो इनका कुबड़ा भाई है ये बताते हैं कि वो नौकर उसका गुप्तचर है। जो नौकर है उसकी आंखों में भी ये बताते हैं कि मुझे वो पसंद नहीं करता है। ये कहते हैं कि भाई मैं तो सबको कीड़ा मकोड़ा समझता ही हूं, मैं इसको भी कीड़ा मकोड़ा समझता हूं, लेकिन जो बाकी नौकर हैं उनका थोड़ा नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो झुक करके इस चीज को स्वीकार उन्होंने कर रखा है, लेकिन इस नौकर को ये चीज स्वीकार नहीं है कि इसको कीड़ा मकोड़ा समझा जाए, इसीलिए शायद मेरे छोटे भाई के लिए गुप्तचरी करता है। ये लोग चाहते हैं कि मेरा राजपाट चला जाए, कुछ मेरा तख्ता पलट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ये लोग ऐसा ही चाहते हैं। और फिर जब उस नौकर को एक्सप्लोर किया गया, उसको देखा गया,
तो वो नौकर इनको अपने इस जीवन का जो भाई है उनके जो बेटे हैं, यानी कि जो इनका भतीजा है, जो कि इनके भाई से भी 2 कदम आगे है चोरी करने में, वो भतीजा इनको उस नौकर के रूप में नजर आया। अंत में दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि जब इन्होंने अपनी मृत्यु का दृश्य देखा तो मृत्यु के दृश्य के अंदर इन्होंने बताया कि मैं बूढ़ा होकर के मर रहा हूं, लेकिन जिस महल में मैं अभी हूं, जो पैलेस है, ये महल वो पहले वाला महल नहीं है, कुछ बदल गया है। इनको अपना महल खंडर नुमा नजर आ रहा है, इनकी रौनक सारी चली गई है। जब उस चीज को थोड़ा एक्सप्लोर किया गया तो इन्होंने बताया कि जो महल है उसकी रौनक इसलिए चली गई है क्योंकि इनकी मुगलों से लड़ाई हुई थी। मुगलों से लड़ाई के दौरान इन्होंने बताया कि इनको वहां से भागना पड़ा था। अच्छा दोस्तों, ये चीज भी हमने गूगल पे बाद में एक्सप्लोर करी थी, जो उन्होंने ये फैक्ट बताया था। तो जो जोधपुर के राजा थे, 16वीं जो शताब्दी थी, मतलब 1600s के शुरुआती समय के अंदर उनका युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, और शायद उनकी हार हो गई थी उसके अंदर, उनको अपना महल छोड़ करके भागना था। तो यही चीज जो है इन भाई ने अपने पीएलआर के दौरान भी बताई थी कि इनको भागना पड़ गया है। और इन्होंने बताया कि इनके जो भाई था, वो चचेरा भाई था, उसने गद्दारी करी है। कुछ जो मुगल हैं उनको कोई सुरंग वाला रास्ता था उसके बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से मुगल सेना महल के अंदर आ गई थी और इनके पास जो है ऐसा कोई वो ही नहीं बचा, इनको वहां से छोड़ करके भागना पड़ा। दोस्तों, मुगलों से जो इनका युद्ध हुआ, जिसके अंदर इनको अपना महल छोड़ के भागना पड़ा था, उसके दौरान इन्होंने एक और कैरेक्टर वहां पर जो है इनको देखने को मिला, और वह कैरेक्टर था इनकी सभा का एक मंत्री था। इन्होंने बताया कि इनके जो वो कजन ब्रदर है उसने तो धोखा दे ही दिया है, उसने दिया है, उसके साथ साथ इनकी सभा का एक मंत्री भी उसके साथ मिल गया था। ये बताते वो मंत्री भी जो है मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये बताते कि इनकी थोड़ी ना सबको अपमान करने की इनकी बहुत ज़्यादा आदत थी। ये किसी को कुछ भी नहीं समझते थे अपने सामने, जिसकी वजह से एक मंत्री था इनकी सभा के अंदर जो कि इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और उस मंत्री ने भी इनके जो कजन ब्रदर है उसके साथ मिलकर के गद्दारी करी थी। मुगलों को इनका कोई प्लान है जो बता दिया था, और सुरंग का जो है वो तो इनके भाई ने बता ही दिया था। तो ये जो मंत्री था जिसने इनका जो पूरा प्लान है जो बता दिया था मुगलों को, वो मंत्री जो है उसको इन्होंने अपने इस जीवन के अंदर, जो इनके फादर इन लॉ हैं, इनके वो फादर इन लॉ जो कि हमेशा से इनकी धर्म पत्नी के कान भरते आए, इनके वो फादर इन लॉ जिन्होंने अपनी बेटी को प्रेरित किया कि वे अपनी फैमिली के अंदर अपने पति का किसी भी प्रकार से हाथ ना बटाएं। इनके पति यानी कि ये खुद ही जो है खाना वाना पकाते थे, काम भी करते थे, और इनकी जो वाइफ है वो फाइनेंशियली भी अच्छा खासा पैसा कमाने के बावजूद भी फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती थी। तो जो इनकी वाइफ है उनको भड़काने वाले जो इनके ससुर जी हैं, उन ससुर जी को इन्होंने उस मंत्री के रूप में देखा जो कि इनको नापसंद करता था, और उस वही मंत्री जिन्होंने फिर आगे चल करके इनको धोखा भी दे दिया था। दोस्तों, ये जो पूरी इनकी पीएलआर की कहानी जो हमारे सामने यहाँ पर आई थी, जो पूरा केस सामने आया था, इसके अंदर हमारे को कहीं ना कहीं यही नज़र आया कि आज इन भाई ने जो कुछ भी इन रिश्तों की वजह से अपने जीवन के अंदर फेस किया, वह कहीं ना कहीं जो अहंकार भरा इन्होंने एक जीवन जिया था, जो हर पल, अब देखिए पीएलआर के अंदर पूरी जीवन के मेन दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बार बार कह रहा है कि हर कोई मुझे कीड़ा मकोड़ा नजर आता है, तो वो कितना दूसरे लोगों को नीचा दिखाता होगा। तो इनसे जो ये वाली गलती हुई, जो इनका अहंकार भरा, अहम भरा जो जीवन था, जिसने सभी दूसरी आत्माओं के मन के अंदर इनके लिए नफरत पैदा कर दी थी, उस नफरत ने ही आज इनके जीवन में आकर के इनसे बदला लिया। वो सभी आत्माएं इनको जैसे पीछे पड़ी हुई हैं, इनको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उनको हर एक क्षण जब जब वो आत्माएं उस जीवन में इनके सामने आई, उनको नीचा दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का बदला इन सभी आत्माओं ने इनसे इस जीवन के अंदर आकर के लिया।
प्यारे दोस्तों, हम आप सभी के लिए यही आशा करते हैं कि ये जो कहानी हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत करी है, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आज की कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, क्या अच्छा लगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।